अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं, खुश हैं? आवाम आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है। यही होता है, चाहे प्री बैच हो, चाहे पोस्ट बैच हो, चाहे कोई भी बैच हो। इवन अगर हम कहें ना कि 3 दिन की सिर्फ रिवीजन क्लासेस है, तो दूसरे दिन आधी वाम होगी और तीसरे दिन 1/3 पे हम लोग पहुँच जाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि हम हमेशा हर वक्त स्टेज पे खड़े रहें और वो आराम से घर पे बैठ के रिकॉर्डिंग सुनते हैं। बच्चों से कहो ना कि यार रिकॉर्डिंग्स हैं मगर हम आपको अवेलेबल कर देंगे। नहीं सर, ये ज़्यादती है, फिज़िकल होनी चाहिए, हम आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ तहस नहस कर देंगे, तो फिज़िकल आ जाओ। तो जस्ट आफ्टर 2 to 3 days आवाम वही चीज़ उसी रिकॉर्ड फॉर्म में बैठ कर सुनना शुरू कर देती है। आजकल की साइकी ये है। मगर इससे पहले जब रिकॉर्डिंग थी ही नहीं तब मज़ा आता था। टीचर आया, फिजिकल पढ़ाया और चला गया। ना कोई चीज़ रिकॉर्ड हुई, ना कोई चीज़ कभी दिखने को बाद में मिलेगी। बच्चा उस वक़्त ज़्यादा मेहनत करता था, अब बच्चा रिलैक्स्ड है, जो कि एक अच्छी अप्रोच या एक अच्छा साइन नहीं है। खैर, चैप्टर 4 हमारा रह गया है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और आज हम लोगों का जो फर्स्ट टारगेट है दैट इज़ दैट चैप्टर। और उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम लोग पार्टनरशिप में आज दाखिल हो जाएं, और अगर ना भी हो पाए तो हमारे पास कल का पूरा दिन है फॉर दैट पर्पस, मगर हमारी कोशिश पूरी होगी। चैप्टर 4 बेसिकली 2 एसेंशियल्स के ऊपर बात करता है, दैट इज़ फ्री कंसेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट्स। फ्री कंसेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट्स। जब भी आप चैप्टर नंबर 4 खोलें तो कोशिश करें कि सबसे पहले वॉइड एग्रीमेंट्स कवर करें और उसके बाद आप जाएं फ्री कंसेंट पे। और जब आप फ्री कंसेंट पे जाएं तो उसको 2.5 हिस्सों में तकसीम कर लें। सबसे पहले आपने करना है फ्री कंसेंट के अंदर क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस ब्रेक कर लें। उसके बाद फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन एक और ब्रेक कर लें। उसके बाद मिस्टेक, फिर ब्रेक करने के बाद आप मूव कर जाएं टुवर्ड्स एंड या किसी और चैप्टर में, क्योंकि इससे पहले आपने क्या स्टार्ट किया होगा, वॉइड एग्रीमेंट्स। तो हम भी ऐसा करते हैं, कहानी शुरू करते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स के साथ। वॉइड एग्रीमेंट्स, वॉइड एग्रीमेंट्स एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि शुरू से ही क्या है, खराब, शुरू से ही बातिल है। ऐसा एग्रीमेंट जो कभी भी लॉफुली इन्फोर्स्ड नहीं हो सकता, कभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसके लिए जो एक हम लोग टर्म यूज करते हैं दैट इज वॉइड एब इनिशियो। The agreements which are not enforceable by law right from the time when they are made, जिस दिन से, जिस वक्त से ये बने हैं, शुरू से ही क्या है, void। फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट विद अ माइनर, शुरू से क्या होता है, void होता है। एग्रीमेंट विद एन अनसाउंड, शुरू से क्या है, void। When an agreement is void, जो उसके साथ कोलैटरल कनेक्टेड एग्रीमेंट्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वॉइड। जरा आपकी मेमोरी का टेस्ट लेते हैं। चैप्टर 2 में कोई ऐसी बात पड़ी थी, वॉइड एग्रीमेंट से कोई बात पड़ी हो? चैप्टर 2 में कोई ऐसी बात है नहीं। 3 में है, एक माइनर, एक अनसाउंड और एक वो लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफाइड पर्संस। चैप्टर 4 में तो खैर हम खड़े हुए हैं। 5 में कोई ऐसी बात पड़ी थी? पड़ी थी। जब उसको पता हो कि ये चीज़ आनी ही नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहे तो वो भी क्या होता है, शुरू से ही वॉइड। 6-7 में कोई ऐसी बात नहीं है, यह है। 6 में वॉइड एग्रीमेंट नहीं है, मगर सब्सिक्वेंट वॉइड से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कैसे तब्दील होता है उसकी लिस्ट दी हुई है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के नाम से या सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी के नाम से। चैप्टर 8 कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, क्या इसमें कोई वॉइड वाली बात हम लोगों ने पढ़ी थी? नहीं। 9 में नहीं, 10 में नहीं। तो वॉइड एग्रीमेंट,
अनसाउंड, माइनर, और शुरू से ही अगर आपको पता हो कि ये चीज़ होनी ही नहीं है और मैं फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में कूद पड़ूँ तो मैं खुद को भी धोखा दे रहा हूँ और दूसरी पार्टी को भी धोखा दे रहा हूँ। वो भी क्या है, शुरू से एक वॉइड एग्रीमेंट। तो जनाब इसके साथ किए हुए तमाम तर कोलैटरल एग्रीमेंट्स भी क्या है, वॉइड है, उनको भी आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते। अगर कोई इस कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी दे दे, जो उसने गारंटी दी है, उसको भी आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। किताब हमें बताती है 5 तरह के एग्रीमेंट्स जिसको लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया टू बी वॉइड। 5 तो ये हैं, मगर इससे पहले माइनर के साथ, अनसाउंड के साथ, उस लिस्ट के साथ वो सारी बातें हम लोग कवर कर चुके हैं, मगर एक्सप्रेसली 5 अलग करके यहाँ पे हमें बता दिए गए हैं। सबसे आसान पहले कर लेते हैं, अनसर्टन एग्रीमेंट्स। ऐसी चीज जो कि कभी भी सर्टन नहीं है, जिसका मीनिंग ही हमें अभी तक पता नहीं चल रहा। ए बी से कहता है कि मैं तुम्हें पीले रंग का फल दूंगा। अब वो पीले रंग का फल कैन बी खरबूजा, इट कैन बी केला, इट कैन बी आम, कुछ भी हो सकता है। मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें ऑल्टो गाड़ी सेल करूंगा। अब ऑल्टो गाड़ी कौन सी, किस सन की, किस नंबर वाली, कितनी माइलेज वाली, ऑटोमेटिक या सादा, नहीं पता, तो ये क्या है, अनसर्टन। आप आए, हम आपको क्लासें पढ़ाएंगे, कौन सी क्लास, कैसी क्लास, किस टाइम पे होगी, कौन पढ़ाएगा, ये सारी बातें क्या हैं, अनसर्टन। तो जब भी आप कोई अनसर्टन एग्रीमेंट करते हैं जिसका मतलब अभी ना आपको पता है ना दूसरी पार्टी को आप वो मतलब प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाए हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज void. Right from the beginning it is void. Right from the start it is void ab initio. उसके बाद agreements in restraint of marriage. लॉ कहता है कि शादी करना हर किसी का कानूनी हक है, आप किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते, मगर एक एक्सेप्शन है, माइनर। माइनर को रोका जा सकता है, याद रखिएगा। सिर्फ यहाँ पे लॉ ने माइनर को मना किया है, अनसाउंड को मना नहीं किया। तो माइनर को आप शादी करने से रोक सकते हैं। एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन इज वॉइड एक्सेप्ट माइनर। और माइनर के 2 तरह की एज होती है, एक 18 से कम वाली और एक 21 से कम वाली। लॉ रिगार्ड्स मैरिज एंड मैरिज स्टेटस एज द राइट ऑफ एवरी। लॉ कहता है कि शादी करना हर एक के ऊपर फर्ज है, हर एक का हक है, हम आपको नहीं रोकते हैं, मगर अंडर एज मैरिज अलाउ नहीं है। तो यहां पे एक एक्सेप्शन है, किसकी, माइनर की। क्या हमें ये 2 बातें समझ आ गई हैं 5 में से? अब जो बाकी की 3 बातें हैं ये जरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिमांड करती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड फर्स्ट। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रूल ये है कि हम कभी भी किसी को कानूनी कारोबार करने से नहीं रोक सकते। कानूनी कारोबार करना, पैसा कमाना हर एक का हक है। जब तक वो कमाएगा नहीं, वो सरवाइव कैसे करेगा? आप नहीं रोक सकते। क्या सारे कारोबार करने से नहीं रोक सकते? नहीं, कानूनी कारोबार। ए बी को रोक सकता है कि भाई तुम शराब नोशी का कारोबार ना करो, क्यों? क्योंकि वो अनलॉफुल काम है। मगर अगर ए बी को रोक रहा है कि तुम फर्नीचर ना बेचो या तुम मेरे से पैसे ले लो और उसके बदले ये काम करने से अब्सटेन हो जाओ, तो ये चीज़ खराब है, ये चीज़ वॉइड है। हम किसी को भी काम करने से नहीं रोक सकते। मगर लॉ कहता है कि एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जब आप अपनी गुडविल बेच दें, जब आप अपनी गुडविल बेच दें, अपना ब्रांड बेच दें, अपना नाम बेच दें, जिस नाम पे आपने वो इदारा बनाया था, जब आप वो नाम अपना बेच दें, तब जिस पार्टी ने वो नाम खरीदा है, तो डेफिनेटली उसने क्यों खरीदा होगा?
ताकि वो उस नाम से, उस ब्रांड से, उस गुडविल से फ़ायदा उठाए। और अगर आप फिर से वही कारोबार शुरू कर दें तो जो उसने पैसे खर्चे हैं वो किस काम आएंगे। तो यहाँ पे लॉ कहता है कि ये चीज़ मैं मना करता हूँ। अगर तुमने गुडविल बेची है तो देन आई कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट सेम वर्क विद इन रीजनेबल लोकल लिमिट्स। कोई और काम करने से नहीं रोका, वही सेम काम करने से रोका है। और क्या हमेशा के लिए रोक दिया है? नहीं। क्या हर जगह से रोक दिया है? नहीं। जहां से आपने अपना पुराना कारोबार बेचा है उसके इर्द गिर्द की रीजनेबल लोकल लिमिट्स तक आपको मना किया जा सकता है, उसके बाहर आप कर सकते हैं। एक मिसाल होती है नॉर्मली, लेट्स से मैं एक बेकरी रन करता हूँ, 1947 से एक बेकरी चली आ रही है। आज हम खड़े हैं 2024 में, कितने साल हो गए? निकाले 87 या 77? एक बेकरी है 77 ईयर्स पुरानी। इसका मतलब है कि उस बेकरी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ होगा और लोग उसके नाम पे आते होंगे। अब अगर उस बेकरी के अंदर थोड़ा सा कम क्वालिटी का माल भी हम लोग बेचें तो लोग फिर भी जंप इन करेंगे। क्यों? उनको मोहब्बत है उस नाम से। एक ट्रस्ट, एक ब्रांड ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। लेट्स से उस बेकरी के एसेट्स हैं 50 लाख के और उस बेकरी की लाइबिलिटी है 20 लाख की, तो नेट कितना हुआ? 30 लाख। 50 माइनस 20, 30 लाख। मेरे पास एक इन्वेस्टर आता है वो इन्वेस्टर आके मुझे कहता है कि यार मुझे ये बेकरी ख़रीदनी है। मैंने कहा ठीक है, आप बेकरी ख़रीद लें, बेकरी मैं आपको बेचूंगा 80 लाख रुपए की। वो इन्वेस्टर भी इतना पागल तो नहीं है, वो चेक करेगा कि एसेट्स कितने के हैं, लाइबिलिटीज़ कितने की हैं। उसने हिसाब लगाया और कहा कि यार 50 के एसेट्स हैं, 20 के करीब की लाइबिलिटीज़ हैं, 30 तुम्हारा नेट है। प्रॉफिट लेना चाहते हो 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, 50 तक ही बेच दो। ये 80 लाख का क्या सीन है? मैंने कहा भाई तुम्हें नज़र आ रही है बेकरी अब की बनी हुई, हमने बनाई है सन 1947 से। इस बेकरी के ऊपर एक ट्रस्ट डेवलप हुआ हुआ है, एक नाम डेवलप हुआ हुआ है। लोग आंख बंद करके इस बेकरी का विजिट करते हैं और एक दिन की सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस नाम के पैसे मैं तुमसे लूँगा। कितना लूँगा? 50 लाख। वो मेरी बात समझ गया। 80 लाख में हमारा कॉन्ट्रैक्ट डन हो गया। 80 लाख मेरी जेब में आ गए। उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट डे उसी दुकान के साथ मैं किराए की दुकान लेके बैठ गया और उसी नाम की बेकरी फिर से खोल ली। बस आधे का वर्ड लगा दिया, न्यू, क्योंकि वो नाम तो मैं उसको बेचा हूँ ना। तो एक नई दुकान खोली बिल्कुल साथ, वही सामान रखा और साथ एक वर्ड लगा दिया, न्यू। लेट्स से बेकरी थी SBI बेकरी, अब कौन सी खोलूंगा? न्यू SBI बेकरी। तो जिसने 80 लाख रुपए खर्चा है कि वो पागल नहीं हो जाएगा? क्योंकि कस्टमर कहाँ पे जाएगा? फिर से मेरे पास आएगा। कस्टमर होता है शक्ल का। जब कस्टमर ने देखा कि वही लोग, वही नुमाइंदे, वही ओनर, उसी तरह का सामान बिल्कुल साथ वाली दुकान के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, तो वो यहाँ जाने के बजाय यहाँ पर आ जाएगा। उसने बस राइट होना है और सब कुछ उसको राइट साइड पे फिर से मिल जाएगा। तो जिसने पैसे खर्च के मेरी ही दुकान ली है, मेरा ही नाम लिया है, मेरा ही ब्रांड लिया है, आपको नहीं लगता कि वो गुस्सा करेगा? करेगा, करेगा। उसका हक भी बनता है। उसने पैसे क्यों खर्चे हैं? ताकि मैं उस जगह से निकल जाऊं। मैं, मेरा कारोबार, मेरी टीम, मेरा ब्रांड उस जगह से निकल जाए और वो अब उस जगह का राजा बन जाए। तो हाँ, अब वो मुझे रोक सकता है कि आपने इतने रीजनेबल लोकल लिमिट्स तक ये वाला काम नहीं करना। हाँ, अगर मैं कोई और कारोबार शुरू कर दूं, बेकरी से हट के फर्नीचर में घुस जाऊं और बिल्कुल ही साथ वाली शॉप ले लूं और उन्हीं एम्प्लॉयज़ के साथ शिफ्ट हो जाऊं और नाम भी सेम रख लूं, तब उसको कोई एतराज़ नहीं होगा। क्यों? वो कारोबार बेकरी का है, ये वाला फर्नीचर का है। उसने बेकरी के पैसे खर्चे हैं, फर्नीचर के पैसे तो
नहीं खर्चे, तो दिस इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। कहाँ से? हाँ, उस लिमिट से बाहर जाके तो वो खोल सकता है, उसी नाम से खोल सकता है, बस साथ उसको न्यू लगाना पड़ेगा। क्यों? अगर उसने नाम अपना ट्रेडमार्क पहले कराया हुआ है तो लिमिट से बाहर जाके वो खोल सकता है। मगर ये लिमिट कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे एक सवालिया निशान है। मैं डिसाइड करूँगा, वो डिसाइड करेगा, या कोर्ट डिसाइड करेगा? उसके बस में हो तो वो क्या तुमने पूरे पाकिस्तान में नहीं खोलनी, मेरे बस में हो तो मैं कहूँगा यार मैं 7 वाली शॉप तक मैं दूर हो जाऊँ। तो कोर्ट बीच में जंप इन करता है और कोर्ट फैसला करता है कि व्हाट इज रीजनेबल लोकल लिमिट। Every agreement by which anyone is restricted from exercising a lawful profession, trade or business of any kind, उसने सब कुछ कवर कर दिया, प्रोफेशन भी, ट्रेड भी और बिजनेस भी, of any kind is to that extent void, वो क्या होगा? void होगा। एक्सेप्शन क्या है? सेल ऑफ गुडविल, सेलर में एग्री विद द बायर टू refrain from carrying on a similar business within specified reasonable local, 4 वर्ड्स हैं, specified, reasonable, local limits। और ये कौन तय करेगा? हमेशा कोर्ट तय करेगा, क्योंकि इस पे हमेशा एक पॉइंट ऑफ कंट्राडिक्शन रहेगा कि कौन डिसाइड कर रहा है, कौन डिसाइड नहीं कर रहा। ये देख रहे हैं, ये इसको रोक रहा है कि भाई तुमने इस तरह का कारोबार नहीं करना। Next, agreements in restraint of legal proceedings. Agreements in restraint of legal proceedings. लॉ ये कहता है कि भाई आप किसी को कानूनी कार्रवाई करने से भी नहीं रोक सकते। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि तुमने हमारे खिलाफ अदालत में नहीं जाना। Every agreement by which any party is restricted, किसी को रोक दिया जाए, मना कर दिया जाए, फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट, उसका हक है, हर एक का हक है कि वो केस कर सकता है। अगर उसके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है तो ही हैज़ ऑल द राइट कि वो जाके अदालत में राब्ता करे और अपना हक वहाँ से हासिल करे। तो अगर आप किसी को रोकते हैं कि वो अपना ये लीगल राइट ख़त्म कर दे, ना इस्तेमाल करे, तो दैट इज़ वॉइड। Every agreement by which any party is restricted from enforcing his right under a contract by the usual legal proceedings or which limits the time within he may enforce his right, या हमेशा के लिए मना कर दें या टाइम की लिमिट लगा दें कि तुम 10 साल तक नहीं केस कर सकते, तुम 20 साल तक केस नहीं कर सकते, 20 साल तक मना कर दें, तो ये भी क्या है? void। ये भी क्या है? void। लॉ ने इसके अंदर 3 एक्सेप्शंस रखी हैं। जरा स्टार्ट से आते हैं। अनसर्टन में कोई एक्सेप्शन थी? नहीं। मैरिज में थी माइनर की एक थी। ट्रेड में एक है, मगर लीगल प्रोसीडिंग्स में 3 है। लॉ ये कहता है कि अगर एक अदालत का फैसला आ गया तो तुम कोशिश करो कि उसके ऊपर वाली कोर्ट में अपील में ना जाओ, क्योंकि टाइम वेस्ट होता, क्योंकि टाइम वेस्ट हो। तो आप अपील में जाने से रोक सकते हैं अंडर दिस एक्ट, अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैं किसी और एक्ट की बात नहीं कर रहा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर एक जगह से फैसला आ गया है तो कोशिश करो कि अपर कोर्ट में जाके उसकी अपील ना करो। क्यों? साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। जब एक कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो बार बार क्यों उसी बात को रिपीट करना। तो अगर एक कोर्ट का फैसला आ जाए, एन एग्रीमेंट वेयर बाय पार्टीज एग्री नॉट टू फाइल एन अपील इन द अपर कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये अलाउ है। ये क्या है? अलाउ। फिर इसी तरह वो कहता है कि अगर 2 कोर्ट्स हों ऑफ इक्वल कॉम्पिटेंसी, जैसे एक ये कोर्ट है और एक ये कोर्ट है, ये शादरा में है और ये है कहाँ करें
गजुमता कर देते हैं। ये शादरा में और ये गजुमता में है। अगर इक्वली कॉम्पिटेंट है तो अगर आप चाहो तो इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, या शादरा में चले जाओ या गजुमता में चले जाओ, दोनों में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इक्वली कॉम्पिटेंट अगर कोर्ट्स हों तो आप किसी एक में चले जाएं, अलाउ है, दूसरे में जाने से रोका जा सकता है। और जब एक अदालत ने फैसला सुना दिया तो अपर कोर्ट में जाने से आपको रोका जा सकता है, वो अलाउ है। मगर ओवरऑल अगर आप किसी को मना कर देंगे तुमने केस करना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, तो ये चीज़ अलाउ नहीं है। देन आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन आपकी किताब में दो जगह पे पाई जाती है, एक यहाँ पे और फिर चैप्टर नंबर 18 का आखिरी टॉपिक है खालबन। आर्बिट्रेशन क्या होती है? सालिस के पास जाना, किसी ऐसे बंदे के पास जाना जो कि कोर्ट नहीं है, जिसको आप कहते हैं गांव की पंचायत, चौधरी, वडेरा भी इसी में काउंट होता है। तो आप कहते हैं कि भाई हम लोग अदालत नहीं जाएंगे, क्यों? वहां पे कॉस्ट है, वहां पे टाइम है। हम जाएंगे अपने इलाके के एक ऐसे बंदे के पास जो कि हमारा दुख समझ के दोनों पार्टीज के साथ एक मुनसिफाना फैसला करेगा। तो आप ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि भाई हम लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, मगर हम लोग एक आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हैं। एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज हु एग्री दैट एनी डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट आ जाए, कोई भी मसला आ जाए, शैल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन। पार्टीज में एग्री दैट एनी डिस्प्यूट विच मे अराइज बिटवीन देम शैल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन। एक ही बात रिपीट कर रहा है। एंड ओनली द अमाउंट अवॉर्डेड इन सच आर्बिट्रेशन शैल बी, अब जो फैसला वो कर दे उसको पूरा करवाना है, उसको इन्फोर्स करवाना है। जो अमाउंट उसने आपको अवार्ड कर दी, उसने कहा कि भाई नहीं तुम जिम्मेदार हो, तुम इस बंदे को 2 लाख रुपया दोगे, तो वो 2 लाख रुपया रिकवर किया जाएगा। उस वक्त ये नहीं कहेंगे कि भाई ये कौन सा फैसला कोर्ट ने दिया है, ये तो फैसला कि इंसान ने दिया है, नहीं। वो अमाउंट या वो चीज़ या वो फैसला जो वो नंबरदार कर दे, वो वडेरा कर दे, वो आर्बिट्रेटर कर दे, वो सालिस कर दे, वो चीज़ रिकवरेबल है। और इस चीज़ को रिकवर करने के लिए आप इवन अदालत भी जा सकते हैं। A suit may still be brought by a party in court for specific performance or recovery। तो अगर दूसरी पार्टी उसको रिकवर करके नहीं दे रही है या वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे रही है जो उस सालिस ने कहा है, तो इसके लिए आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। 2 or more persons may agree in writing to refer to arbitration any question between them which has already arisen। शुरू में ही तय कर लिया जाए कि जो भी मसला आएगा, जहां भी मसला आएगा, जो भी सवाल आएगा, 2 कोर्ट्स अगर इक्वली कॉम्पिटेंट हो तो किसी एक में जाया जाए। अपर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर लोअर कोर्ट ने तुम्हें फैसला सुना दिए, अपील में ना जाओ और आर्बिट्रेशन। मगर मेन रूल क्या है लॉ का? मेन रूल ये है कि आप किसी को अदालत में जाने से नहीं रोक सकते। हर बंदे का ये एक लीगल राइट है कि वो अदालत में जाए और जाके अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करे। वेजरिंग। अब आपको पता है कि वेजरिंग क्या होती है? क्या होती है? शर्त, जुआ। वैलिड होता है, वॉइड होता है? वॉइड क्या? कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट? वॉइड एग्रीमेंट। क्या इसको हम लीगली इन्फोर्स करवा सकते हैं? नहीं। क्या इसके अंदर हम एक फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड करते हैं। क्या वो इवेंट कनेक्टेड होता है? नहीं। अगर वो कनेक्टेड हो तो वो वेजरिंग ना हो, फिर क्या बन जाए? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो मेन डिफरेंस क्या है? उसकी कनेक्शन, जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है? वॉइड। और अगर वो कोलैटरल हो या कनेक्टेड हो तो इट विल बिकम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पर्सन्स, जिसमें एक शर्त लग रही है, अंडर विच मनी, पैसा या कोई भी चीज, या आप शर्त लगाते हैं पैसों की
या परफॉर्मेंस की या कोई चीज डिलीवर करने की। बाय वन पर्सन टू अनदर ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट इज कॉल्ड वेजिंग एग्रीमेंट, और ये अलाउ नहीं है। सच एग्रीमेंट्स आर, ये पढ़ा जा रहा है वैसे, सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड। ऑल कनेक्टेड एग्रीमेंट्स, हर वो एग्रीमेंट जो कि इसके साथ कनेक्टेड है, उसकी सपोर्ट कर रहा है, उसकी कोई गारंटी दे के बैठा हुआ है, कुछ भी, वो भी क्या होगा, वॉइड। अगर एक पार्टी अपना वादा पूरा नहीं कर रही, शर्त के पैसे नहीं दे रही है, और दूसरी पार्टी ने कसम खाई थी कि अगर ये पैसे नहीं देगी तो मैं तुम्हें रिकवर करके दूंगा, या तुम मेरे से पैसे ले लेना, तो अगर वो भी ना दे तो मैं उसे इन्फोर्स नहीं करा सकता, मैं इसके खिलाफ अदालत भी नहीं जा सकता। ये भी जुआ ही है। वी आर डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन। ऑल्दो पाकिस्तान के केस में हमें पता है कि उसने हारना ही है, वो इतना अनसर्टन नहीं होता, मगर है वो फिर भी जुआ ही है। नो सूट कैन बी फाइल्ड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी सम ऑफ मनी, आप किसी भी तरह का कोई केस नहीं कर सकते फॉर रिकवरी ऑफ मनी। क्यों? जब आप केस लड़ने के लिए जाएंगे तो अदालत का पहला सवाल क्या होगा, उसको मैं बाद में पकड़ूंगा, तुम बैठो, जुआ तुमने लगाया ना, तुम भी जिम्मेदार हो, दोनों ही हराम काम कर रहे हैं। तो एक हरामी बाहर है, एक हरामी खुद चल के खुद आ गया, तो जो आ गया है उसको तो पकड़ो पहले। तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, कोई केस नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि भाई तुम ये रिजल्ट को तस्लीम करो। पाकिस्तान के हारने पे लगे हुए थे पैसे, पाकिस्तान हार गया, अगला बंदा पैसे भी नहीं दे रहा और मानने को तैयार भी नहीं है कि मैंने कभी ये वादा किया था, या वो ये नहीं मान रहा कि पाकिस्तान हार गया, वो कहता नहीं पाकिस्तान जीत गया, जो करना है कर लो। तो मेरी निगाह से देखो, मेरी निगाह में पाकिस्तान हमेशा जीता हुआ, इसलिए मैं ये शर्त जीत गया हूँ। तो आप किसी को रिजल्ट तस्लीम करने के ऊपर भी पकड़ नहीं सकते। अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड एनी एडजस्टमेंट फॉर मेकिंग एनी पेमेंट रिलेटिंग टू एनी वॉइड वेजरिंग और एनी कनेक्टेड एग्रीमेंट इफ सच पर्सन इज गार्डियन या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये बात समझ लें, माइनर किसी के साथ शर्त लगा के आ गया, वो बंदा घर पहुंच गया और कहा कि इस माइनर ने शर्त लगाई है, ये शर्त हार चुका है, इसके बनते हैं लाख रुपया, और लाख रुपया मुझे दे दें। घर पहुंच गया, बाहर आया गार्डियन, गार्डियन के साथ उसने की जोर ज़बरदस्ती और लाख रुपये लेके चला गया। ये गार्डियन जिसने उस माइनर के पैसे दिए हैं, जिस माइनर ने शर्त लगाई थी, लॉ कहता है कि तुम ये लाख रुपया उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सर माइनर के साथ तो इन्फोर्समेंट हो नहीं सकता कि माइनर ने शर्त लगाई है, ये कौन सा कोई कॉन्ट्रैक्ट लिख के किया है उसने, माइनर ने तो जुबानी शर्त लगाई है। सर माइनर से तो डिमांड नहीं कर सकता, तभी तो वो किसे लेके गया, गार्डियन से। तो गार्डियन उसकी प्रॉपर्टी में से ये लाख रुपया माइनस नहीं कर सकता। अब ये पड़ेगी तो किसको पड़ेगी, गार्डियन को पड़ जाएगी। दूसरी बात, अगर किसी शख्स ने शर्त के पैसे देने थे और उसकी डेथ हो गई, आपको पता है कि जब जनाजा होता है तो एक आवाज़ आती है कि जिस जिस बंदे ने कोई पैसे लेने हैं तो सामने आ जाए। लेट से वहाँ पे एक ऐसा शख्स बैठा हुआ था जिसने उसी बंदे से शर्त के पैसे वसूल करने थे, वो खड़ा हो गया कि जनाब इस बंदे ने शर्त लगाई थी इसके पैसे मुझे दे दिए जाएं। उसके बेटे ने उस वक्त वो पैसे दे दिए, शर्त के पैसे दे दिए। अब उस डेथ वाले बंदे की प्रॉपर्टी से वो पैसे रिकवरेबल नहीं है, आप उससे रिकवर नहीं कर सकते, वो फिर बेटे को अपनी जेब से ही अदा करने पड़ेंगे। तो अगर अच्छा बेटा हो तो क्या करे, वो कहे एक दफ़ा पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने दो, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे पे कर दूंगा। अदरवाइज उसको अगर उसने मौके पे पेमेंट कर दी और अपनी जेब से पेमेंट कर दी है तो वो फिर अपनी जेब से ही पे करेगा, वो रिकवरेबल उसके लिए नहीं होगा। फिर अगर बेटा ही मुकर जाए ना दे तो शर्त जिसने लगाई थी, जिसने पैसे लेने हैं,
वो किसी को भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि कोई भी सपोर्टिव गारंटी वाला चीज़ है ही नहीं। अगर बेटा कह दे कि नहीं मैं चाहता हूँ कि इनके सर से जो भी कर्जा है वो ख़त्म हो जाए, ये पकड़ो पैसे, उससे मुँह पे मारे पैसे, तो बस फिर वो वापस से रिकवर नहीं कर सकता। और अगर कहे कि यार ये चीज़ अलाउ नहीं है तो हम तुम्हें पैसे नहीं दे रहे हैं, तुम इन्फोर्स नहीं कर सकते हो, तो जिसने पैसे लेने हैं क्या वो कोर्ट जा सकता है? इसका ये होता है कि कोई शर्त लगाता है वो उससे साइन करवा लेता है काम पे, और बाद में अगर मुकर्र है तो वो चाहे वो 100 दफ़ा साइन करा ले, वो है क्या? वॉइड। सर उसकी प्रॉपर्टी में से भी ले सकता सर। कौन? ये गाड़ी माइनर लॉ ने मना कर दिया। लॉ कहता है कि माइनर को कभी भी आपने नुकसान नहीं पहुंचाना। लॉ की नज़र में माइनर एक छोटा सा इतना क्यूट बच्चा है जिसको वो हमेशा अपनी गोदी में डाल के रखता है, हमेशा उसको प्रोटेक्ट करता है, हमेशा कहता है कि नहीं ये मासूम है, जब तक वो अपनी एज ऑफ मेजॉरिटी को अचीव नहीं करता। जैसे कर दे पर सारी मासूमियत गई साइड पे, और अब लॉ सीरियस हो गया उसके साथ। यहाँ मैंने एक बड़ी मज़े की शर्त है या एक्सेप्शन है वेजरिंग की, जो कि मेरा नहीं ख्याल कभी टेस्ट होनी चाहिए, ना ही कभी होगी गालबन। अंग्रेज़ों का एक रूल है, वो कहते हैं कि अगर आप शर्त लगाएं घोड़े की रेस पे और उस शर्त के अंदर 500 रुपये का इनाम हो और उसके साथ कोई प्लेट हो, कोई शील्ड वगैरह हो, तो ये चीज़ अलाउ है। ये वेजरिंग के डेफिनेशन में नहीं आती है। तो बस एक दफ़ा पढ़ के मुस्कुरा देना है, इसको दिल पे लेके तैयार करना शुरू नहीं कर देना। एन एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू अ प्लेट और प्राइस ऑफ द वैल्यू ₹500 एंड अबव टू बी अवॉर्डेड टू विनर ऑफ अ हॉर्स रेस। सिर्फ घोड़े की रेस है, सिर्फ घोड़े की रेस है, और इनाम कितना है? 500। उस वक्त का 500 भाई है, जो कि आज के मुताबिक उसको चेंज इन्होंने नहीं किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी आई कि अब सिनेरियो में या कोई सवाल पूछ सकता है। हाँ शायद MCQ कभी पूछ ले 500, 5000, 50 लाख इस तरह करके, या ये पूछ ले कि रेस कौन सी होती है, शायद कभी। तो ये थे आपके वॉइड एग्रीमेंट्स। 10 मिनट की ब्रेक करते हैं एंड देन विल स्टार्ट फ्री कंसेंट।